ओके गाइस, सो स्टार्ट करें। प्रशांत, राम बाबू, रेमन, आशीष, अर्पित, आर यू रेडी? शुरू करते हैं। आई कैन सी योर कमेंट, तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आई थिंक दिस टाइम पेपर वॉज सिंपल। पेपर तो इजी था, इस बार का तो इजी क्वेश्चन आए थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी थी नहीं। एम आई राइट? ओके, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म। नाउ लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। आपसे पूछा है कि कौन सा हाइपोथायरॉयड में नहीं होगा, तो जस्ट यू हैव टू सी द क्वेश्चन। सो हाइपोथायरॉयड में क्या क्या सिम्टम होंगे? व्हाट आर द सिम्टम? यू कैन सी कॉन्स्टिपेशन. यस, कॉन्स्टिपेशन इज द फीचर दैट वी सी इन हाइपोथायरॉयडिज्म. प्राइमरी हाइपोथायरॉयड डायग्नोसिस is anti-TPO antibody. So most common cause of primary hypothyroidism is Hashimoto's. और हाशीमोटोस में ये एंटीबॉडी मिलती है नहीं मिलती है? इन हाशीमोटोस एंटीबॉडी इज एंटी TPO, राइट? INI TND पेपर टॉपिक स्प्लिट हो गए थे। अब मुझे बताओ, हाइपोथायरॉयड में आपको याद कैसे करना? हाउ टू रिमेंबर दिस? इट इज लाइक छोटू मोटू कब्जू। मीन्स मोटा बच्चा है, मोटा आदमी मीन्स मोटा होगा और कब्ज रहेगी उसको। और पेशेंट की कंप्लेंट, द पेशेंट मेन कंप्लेंट विल बी लाइक आई एम ईटिंग वेरी लेस, स्टिल आई एम गेनिंग वेट। सो एपेटाइट बढ़ेगा नहीं, एपेटाइट कम होगा, राइट? ब्रेडिकार्डिया होगा। इज क्लियर? ब्रेडिकार्डिया होगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैं एक तरफ लिख रहा हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म और एक तरफ लिख रहा हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो इट डजंट मैटर कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, सिम्टम्स दोनों में सेम होंगे। सो हाइपो और हाइपर। सो अगेन यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक फीचर। आपको सारे नहीं पढ़ने, जस्ट अ फ्यू इंपॉर्टेंट वन। सो हाइपोथायरॉयड में आई टोल्ड यू लाइक पेशेंट का क्या होगा? वेट गेन होगा। तो पेशेंट फर्स्ट कंप्लेंट विल बी वेट गेन। लेकिन एपेटाइट कैसा होगा? एपेटाइट उसका कम होगा। सो पेशेंट बोलेगा आपसे या बोलेगी मैं 2 रोटी खाती हूँ फिर भी वजन बढ़ते जा रहा है। हाइपर थायरॉयडिज्म यू विल सी वेट लॉस एंड इंक्रीज एपेटाइट। नाउ सी, हाइपोथायरॉयड के कई सारे केस होते हैं, बट हाइपर थायरॉयड के केस उतने कॉमन नहीं मिलते। देन हियर पेशेंट विल डेवलप कॉन्स्टिपेशन। यहाँ क्या होगा? डायरिया। Okay, you are asking about INI TND schedule on 6th and 10th. If you give the topic split, then prepare accordingly. Oh, Ashish, we are not splitting the topics. It will be full medicine on 6th and full medicine on 10th. So that you can get more and more questions. दोनों में पूरा आएगा। Maximum focus you should give on cardiology, neurology, endocrinology. ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे, बिकॉज एक मेन एग्जाम में भी वहीं से आते हैं। सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट को डायरिया होगा। देन इफ आई टॉक अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म, हियर यू विल सी डिक्रीज इन हार्ट रेट। पेशेंट की हार्ट रेट कम होगी, यहाँ पर हार्ट रेट ज़्यादा होगी। BP विल इंक्रीज इन बोथ, बट हियर यू विल सी अ क्लासिकल टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, एंड दिस हाइपरटेंशन इज व्हाट वी कॉल दिस आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। मीन्स नीचे वाला ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक बढ़ेगा, बट यूजुअल हाइपरटेंशन भी मिलती है। देन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, इफ आई से हाइपोथायरॉयड पेशेंट, दिस इज समथिंग विच इज मोर कॉमन, दिस इज समथिंग विच इज लेस कॉमन। हाइपरथायरॉयड थोड़ा कम होता है। नाउ अंडरस्टैंड, पेशेंट इज हैविंग डिक्रीज हार्ट रेट, सो देयर इज रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया। सो पेशेंट को आगे जाके ब्रेडिकार्डिया का रिस्क होगा। एंड हियर यू विल सी पेशेंट विल हैव रिस्क ऑफ टैकीरिथमियास, मीन्स देयर इज रिस्क ऑफ atrial fibrillation or atrial flutter, right? Sinus tachycardia, flutter. So यहाँ पर टैकीरिथमिया के चांस है, यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया और AV ब्लॉक के चांस। Many of these patients will have mild to moderate pericardial effusion. So when you auscultate the patient, आप देखोगे जो हार्ट साउंड होगी that will be soft,
and here you will see heart sound will be loud, and sometime you can feel a murmur. इस murmur को हम क्या बोलते हैं? We call this Lerman scratch. So उसको रटना नहीं है, समझना है बस. Just you have to remember, you have to just understand this, right? Yes, Siddharth, it doesn't matter you are first year or second year, you can start from now. जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा. So you can start from the very first day, right? So ऐसा ईयर मैटर नहीं करता है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. So these are the differences. Now you can see here. अगर मैं बात करूँ most common cause of hypothyroidism will be Hashimoto's, and most common cause of hyperthyroidism will be Graves' disease. So ये थोड़े से डिफरेंस है जो आपको पढ़ने हैं, सिंपल. आगे चले, इजी है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन. अब नाउ ट्राई टू आंसर. मेडिसिन के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं. सो ट्राई टू आंसर दिस. बताओ. A 24-year-old student, 24-year-old patient present with persistent hyperglycemia, शुगर बढ़ रही है, and lack evidence of autoimmunity. कोई ऑटो एंटीबॉडी नहीं है, ऑटोइम्यूनिटी नहीं है. However, their family history reveals a lineage affected by diabetes across several generation. Means एक लाइन से सारी जनरेशन अफेक्ट हो रही है डायबिटीज से, right? Exhibiting a pattern suggestive of dominance. So whenever they say like all generation are affected, we can understand it is some sort of autosomal dominant condition. So here you have to use some pathology biochemistry knowledge. तो पेशेंट का ऑटोसोमल डोमिनेंट है बिकॉज देयर इज नो स्किपिंग, कोई स्किपिंग नहीं हो रही. और जब क्वेश्चन इज मेंशनिंग यू, दे आर क्लियरली टेलिंग यू लाइक देयर इज लैक ऑफ ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी तो टाइप 1 तो नहीं है. इन टाइप 1 वी विल हैव एंटीबॉडीज. टाइप 1 में एंटीबॉडी होती है कौन कौन सी? इन टाइप 1 वी विल हैव एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडी, एंटी जिंक ट्रांसपोर्टर एंटीबॉडी, एंड द एंटीबॉडी दैट वी यूज़ कमर्शियली, एक एंटीबॉडी जिसको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनीवन एंटी जीएडी. टाइप 1.5 एंड लाडा, दे आर यूज्ड एज सिनोनिम्स. दोनों में एंटीबॉडीज होती हैं. सो दे हैव मिक्स्ड फीचर. टाइप 1 टाइप 2 दोनों के फीचर होंगे, राइट? अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न है, स्किपिंग नहीं है, थोड़ा बहुत OHA का रिस्पॉन्स भी आएगा. दैट इज कॉल्ड मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग. एंड रिमेंबर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोडी इज मोडी 3. मोस्ट कॉमन इज मोडी 3 एंड दिस मोडी 3 विल अकर ड्यू टू म्यूटेशन. किसके म्यूटेशन में होगी? HNF1 अल्फा. सो इट इज ड्यू टू हेपाटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर. HNF का मतलब क्या होता है? हेपाटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर. आकिब शिवानी, सासा गिरे, एनी डाउट? सो आंसर क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस कंडीशन? यस, कम ऑन. अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, लाइक मोडी का क्रोमोसोम कौन सा होगा? व्हाट इज द क्रोमोसोम फॉर मोडी? HNF1 अल्फा. व्हाट इज द क्रोमोसोम फॉर मोडी? इट इज एट क्रोमोसोम 12. समटाइम दे आस्क यू दिस क्वेश्चन. क्लियर? सो दिस इज क्लियर, इजी है. कमिंग टू नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये तो बहुत सिंपल है, इजी वन. अ 45-year-old पेशेंट, 45-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, ST सेगमेंट एलिवेशन इन V2 to V4. अब देखो मेंशन कर दिया V2 से V4 में ST एलिवेशन. लेट अस क्रॉस चेक. यू कैन सी V2 में है, V3 में है, V4 में. सो रिमेंबर V1 V2, V2 V3 V4, V5 V6 V7, V5 V6 and 7 8 9. अब इसको कैसे याद करना है आपको? लुक एट द स्क्रीन. इफ यू सी ST एलिवेशन इन लीड V1 और V2, इसको हम बोलते हैं सेप्टल MI. V2 V3 V4 में चेंजेस है तो एंटीरियर वॉल MI, V5 V6 में लेटरल वॉल MI, and V7 V8 V9 posterior wall MI. And ultimately if you see changes in lead 2, lead 3 and AVF, इसको बोलते हैं inferior wall MI. तो ये तो easy question है बिल्कुल. You can say this is a case of anterior wall MI. And remember most common artery, इसको हम widow artery भी बोलते हैं. widow artery means ये उसके पति को विधवा, क्या बोलते हैं, विधुर बना देती है, मीन्स उस पत्नी को विधवा बना देती है. विडो आर्टरी, इट इज मोस्ट कॉमन आर्टरी अफेक्टेड इन MI एंड मोस्ट कॉमन MI विल बी एंटीरियर वॉल MI. सो आंसर क्या होगा इसका? ए. हरिओम, आशीष, शिमु, इजी है. आगे चले.
ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, बताओ इजी वन, अगला क्वेश्चन और सिंपल है। 66-year-old पेशेंट, 66 इज द एज, सो ओल्ड पेशेंट, सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट, कुछ ना कुछ स्ट्रेस हुई। ओके, जिसको भूख लग रही है यू कैन हैव, कुछ खा पी लो, साथ साथ खाते पीते सुनते रहो बस, राइट। स्ट्रेसफुल इवेंट रिजेंबलिंग सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। Subsequently, examination reveals transient left ventricular dysfunction with apical ballooning on imaging study. Means left ventricles जो है वो काम नहीं कर रहा है. So this is the suppose left ventricle. This part is not working. And apical there is ballooning. There is ballooning. On the apex it look like a balloon. So this type of heart, understand this type of heart. If you see the ventricle, apex पे थोड़ा balloon जैसा लग रहा है. We call this as octopus jar heart. Octopus jar heart. And the cardiomyopathy which occur due to some stress. So this is the hint in the question. Stress से है and it is more commonly seen in old female. यहाँ पर mention नहीं है male female, but remember it is more in old female, post menopausal female. Second hint, then it resemble like MI. Third hint, इसमें भी MI के जैसे ST elevation भी हो सकता है, MI के जैसे cardiac markers can also be positive. So it is a classical case of Takotsubo cardiomyopathy. Simple. Yes, Arpit, very good. It is a case of Takotsubo cardiomyopathy. किसी को डाउट है? मोनिका, आकिब, शिमू, आशीष, एनीवन? Am I clear? आगे चले? वेरी गुड. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन. अब ये पहले तुम बताओ मुझे आंसर, देन आई विल गिव यू माय आंसर. इजी है, इजी क्वेश्चन है. 65-year-old, एनीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर, लाइटिक बोन लीशन. Which diagnostic test is essential to confirm the diagnosis of multiple myeloma? बताओ. So आपके पास एक पेशेंट है who is having hypercalcemia, means calcium is increased. There is kidney involvement, means renal failure, or I can say some sort of kidney involvement. ये renal failure multiple myeloma कई वजह से होता है. It can be due to hypercalcemia, it can be due to I can say amyloidosis, it can be due to paraproteinemia, it can be due to light chain, it can be due to immunoglobulins. So किसी भी रीजन से हो सकता है. Then we can have anemia. And you can see मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको, bony lytic lesion. Bony lytic lesion. So in short what we call them as, come on, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? Crab feature. Crab feature. So crab feature सारे के सारे हैं, old patient है. अगर आप इसका CBC कराओगे तो ESR बढ़ा हुआ आएगा. So what they are asking me, what is the test to confirm? Now understand whether it is I can say any sort of paraproteinemia or a malignancy. So investigation of choice will be आपको bone marrow की biopsy करनी है, right? So how we will make a diagnosis? You will do a bone marrow biopsy, and bone marrow biopsy will have more than 10% clonal plasma cells. तो उसमें आपको प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे. इसके साथ साथ क्या चाहिए? क्रैब फीचर. दिस इज हाउ वी मेक अ डायग्नोसिस. अब इसको लेट्स सी ऑप्शन वन बाय वन. ESR इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट. सो ESR तो किसी भी इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में बढ़ सकता है. सो इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट. सिंपल. सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस को बोलते हैं, इन शॉर्ट वी कॉल दिस SPEP. इन SPEP अंडरस्टैंड, इसको समझो एक बार. सपोज इफ आई टेल यू ए नॉर्मल SPEP वर्सेज SPEP ऑफ मल्टीपल माइलोमा. So look at the screen. In normal SPEP में क्या होगा? You will see first spike, जो पहला spike मिलेगा, this spike will be of a protein called albumin. उसके बाद आप छोटे छोटे spike देखोगे. So this first spike is of albumin. Then all other spikes, for example, ये जो spike है, this can be of IgG, this can be of this can be, I can say, of IgA, it can be of IgG, or I can say let me say IgM, IgG, IgD. तो बाकी सारे छोटे छोटे स्पाइक मिलेंगे. इन इट इज नॉर्मल SPEP.
So normal SPEP, so first spike you will see that will be for albumin. Understand? अगर मैं आपको बोलूँ एक आपको नॉर्मल स्पाइक मिलेगा and that will be of albumin, then you can see one more spike which is slightly shorter than the albumin spike, उससे थोड़ा सा छोटा होगा बस. And this spike you will see generally in IgG area in most cases, in 70 to 80% cases, or sometime you can see this in IgA area. So ये तो क्या हो गया ऊपर देखो ध्यान से, this is what we call this as albumin spike, and the second spike which you can see which is slightly shorter than albumin spike, this spike is called M spike. So बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि M spike IgM में होगी. M spike is not in IgM. Remember, M spike is seen either in IgG area or IgA. This pattern is called Church-Speyer pattern, right? And this is what we see in SPEP in multiple myeloma. So आप ये भी टेस्ट करा सकते हो, but again it is not confirmatory. Is it clear? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. So we can do SPEP, but it is not confirmatory. SPEP और हम कहाँ कराते हैं जहाँ पर प्रोटीन का लॉस होता है. फॉर एग्जाम्पल वी ऑल्सो यूज SPEP टू डायग्नोस नेफ्रोटिक सिंड्रोम. पंच्ड आउट लीजन, मेरे पास 3-4 पेशेंट आए थे, उसमें से एक का ही मिला था मुझे. सो पंच्ड आउट लीजन यू विल नॉट सी इन ऑल द पेशेंट. इज क्लियर? इन स्कल एक्सरे, बिकॉज मोस्ट पेशेंट दे विल हैव लाइटिक लीजन इन द पेल्विस. इज क्लियर? So remember, punched out lesion you will not see in all patients. So best test to confirm this, what we do, bone marrow biopsy. Ashish, Monica, Arpit, am I clear? Hariom, Shimu, समझ आ गया? Am I clear guys? आगे चले? Done? Okay, moving to next one. बताओ क्या आंसर होगा? इजी है तो क्या आंसर होगा? इजी क्वेश्चन है, बताओ. Just a minute guys. अभी क्लियर है? बताओ. A man 55 year old admitted with history of CVA. So patient को cerebrovascular disease हो गई कोई. He feels tired and responds little on the second day. ओके समझो इसको. पेशेंट को एक cerebrovascular disease हुई. इट कुड बी कोई कुछ भी हुआ, अभी नहीं पता, अभी आपने सीटी नहीं देखा है. सीटी फाइंडिंग इज डिस्प्लेड इन द पिक्चर बिलो. इट इज डिस्प्लेड इन द पिक्चर बिलो. सो अंडरस्टैंड दिस, यू आर हैविंग एन ओल्ड मैन हु वाज एडमिटेड विथ हिस्ट्री ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज. मीन्स कुछ ना कुछ पेशेंट को स्ट्रोक है. अगर ये TIA होता तो पेशेंट इंप्रूव हो जाता. सो इट इज नॉट अ केस ऑफ TIA. TIA मीन्स ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक. एम आई क्लियर? Arpit, Monica, simple. So क्या है? It's a case of stroke. So we have two types of stroke now. Understand? Either it could be ischemic stroke or it could be hemorrhagic stroke. अभी तक हमने CT को नहीं देखा है. Forget the CT now. CT को मैं छुपा दे रहा हूँ. Just forget the CT. Just focus on me. So it could be a case of ischemic stroke or it could be a case of hemorrhagic stroke. Ischemic stroke patient generally they improve when day passes. Slightly improve. Deteriorate उतना नहीं होते. बट हेमोरेजिक स्ट्रोक ब्लीड फैलती चली जाती है एंड पेशेंट कंडीशन यूजली डिटोरिएट. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग सेकेंड डे और लिटिल रिस्पॉन्स, दैट इज टेलिंग यू इट इज प्रोबेबली अ केस ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक. देन यू कैन सी दिस CT. इफ यू सी फोकस ऑन द CT यू कैन सी, अगर मैं CT को जूम करूँ तो यू कैन सी लाइक दिस इज द ब्लीड एंड यू कैन सी क्लासिकल मिड लाइन शिफ्ट. सो मीन्स अ पेशेंट इज हैविंग a huge midline shift, right, with bleed. So this is an indication. अब देखो ऐसे में if you are giving aspirin, then what you are doing? You are killing the patient. तो aspirin तो नहीं दोगे. Now understand what you will do. Can you give mannitol? Mannitol we are using from day one, but he is not responding. But again there is a bleed. Mannitol can disperse the bleed now. So you can see what is indication of doing urgent surgery. Indication देखो thrombectomy नहीं करो because there is no as such thrombus. Urgent surgery because there is a big bleed and that is causing midline shift. So patients are having features of raised ICP and this can lead to permanent brain damage. So इसलिए अगर कोई patient next day improve, so this is the hint in the MCQ as per the like I'll tell you like what is written in Harrison.
कि अगर पेशेंट नेक्स्ट डे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इन दैट केस यू इट्स अ डेफिनेट इंडिकेशन लाइक वी हैव टू डू गो फॉर डिकम्प्रेसिव सर्जरी. सिंपल. So answer, I know many of you have marked the answer mannitol. Mannitol could be the answer if they mention like patient responds second day, but if this patient is not responding, so answer will be decompressive surgery. Clear? So answer क्या होगा? C. आगे चले. Okay. Okay, this question was not given proper. I don't know what is given in your booklet. So इसमें पूरा नहीं था, but I have added the options. Now look at the question. हम ऑप्शन ही देखेंगे because now see, when you want to solve a medicine question, medicine के question आपको बिना ऑप्शन के solve करने हैं. सोचना, just try to make things in your brain. 35-year-old man who has history of persistent smoking arrives at the OPD with fever. बुखार हो रहा है, exhaustion, yellow urine and clay colored feces. Right? So yellow urine, clay feces means they are telling you some sort of hepatitis. Right? He has had sudden and strong dislike of smoking cigarette. ये क्या हुआ? बदलाव हुआ. You can see there is a change. On examination, icterus was discovered. Which test would you recommend in order to rule out acute viral hepatitis? तो आपके पास लीवर फंक्शन टेस्ट दिए हुए हैं. टोटल बिलिरुबिन 18, मतलब इतना बड़ा हुआ है. डायरेक्ट बिलिरुबिन 7.5, SGOT is 723, SGPT is 812. दोनों बढ़े हुए हैं. दोनों बढ़े हुए हैं, राइट? बोथ आर इंक्रीज्ड. नाउ दे आर आस्किंग यू, क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट टेस्ट यू विल रिकमेंड इन ऑर्डर टू रूल आउट एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस? अर्पित, मोनिका, एम आई क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? एम आई क्लियर गाइस? अब मुझे ये बताओ, पहले सोचो तुम, जस्ट टेल मी द आंसर व्हाट यू कैन थिंक. ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास आया तो क्या क्या रीजन हो सकता है? व्हाट आई विल डू as a physician, what you will do? First thing is patient when he is a smoker, so I assume like he might also be alcoholic. So first thing I will do is I will rule out alcohol consumption. So मैं patient से पहले बात करूँगा, alcohol को rule out करूँगा, alcoholic liver disease. Now once this is ruled out, now he is telling you it's a case of acute viral hepatitis. आपको rule out करनी है. Acute viral hepatitis करने के लिए first you have to know like we have hepatitis A, B, C, D, E. So this is the tricky question because आपसे पूछा गया है what test you will do in order में. तो मैं इसमें क्या करूँगा? तो understand this thing. In acute hepatitis, what test I will do? So most common cause of acute hepatitis is hepatitis A. So I have to rule out hepatitis A. So मुझे A rule out करना है. I have to rule out hepatitis E. I have to rule out hepatitis B. C is generally chronic, right? लेकिन हम पेशेंट का C के भी टेस्ट कराते हैं क्योंकि because C is dangerous. So hepatitis A, E, then B and C. So these two usually causes chronic infection. C is causing chronic in most cases. B can cause acute and chronic. So B, remember, B in 90 to 95% cases it will cause acute infection. 90 to 95% cases. In 5 to 10% cases this B can cause chronic infection. So basically आपको क्या क्या रूल आउट करना है? A, E, B, C और D होगा तो B के साथ में होगा. इस क्लियर? अब इस पेशेंट के मुझे क्या क्या टेस्ट कराने हैं? तो मैं पहले इसकी एज देखूंगा. 35-year-old. So overall most common cause of acute hepatitis, overall most common cause is A. So what I will do? तो पहले देखो मैं अपने हिसाब से क्या करूँगा, बिकॉज A और E के अगर आपने टेस्ट नहीं भी कराए तो वो अपने आप ठीक हो जाते. हेपेटाइटिस A एंड E दे आर सेल्फ लिमिटिंग. तो फर्स्ट आई विल रूल आउट हेपेटाइटिस B एंड C. HBs एंटीजन, anti-HCV. So HBs एंटीजन टू रूल आउट हेपेटाइटिस B, anti-HCV टू रूल आउट हेपेटाइटिस C. अब मैं C क्यों करा रहा हूं? बिकॉज C इज डेंजरस. इट वेरी रेयरली कॉज एक्यूट बट आई हैव टू रूल आउट इट. वंस आई रूल आउट B एंड C, अगर ये रूल आउट हो गया देन व्हाट आई विल डू, आई विल टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस A. तो हेपेटाइटिस A का टेस्ट कराऊंगा. सो आई विल चेक फॉर anti-HAV. देन आई कैन ऑल्सो चेक फॉर anti-HEV. So these are the tests I will do. अब suppose if this is coming positive, HBs antigen, then my next test will be HBe antigen and IgM anti
HBC antibody, core antibody. If anti-HCV is positive, straight away I need HCV RNA. और अगर B पॉजिटिव है तो उसको भी आपको देखना है वायरल लोड, देन व्हाट वी डू HBV DNA. इन A एंड E आई विल नॉट डू एनी अदर टेस्ट. इसमें मैं वायरल लोड चेक नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पता है इन फ्यू डेज इफ यू गिव अ गुड डाइट दे विल सेटल ऑन इट्स ओन. तो मेरे को ये टेस्ट कराने हैं. अब इसमें से मुझे ऑप्शन ढूंढने हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सी द ऑप्शन वन बाय वन. HBS एंटीजन कराओगे? यस. तो लेट मी चेंज द पेन टू मेक यू सिंपल. ये कराओगे? यस. IgM कराओगे? यस. एंटी-HCV कराओगे? यस. सही आंसर है, ये भी करा सकते हैं, सही तो है. बट वी हैव टू चूज इन सीक्वेंस. सीक्वेंस में क्या कराओगे सबसे पहले आप? यू हैव टू रूल आउट A. A के बाद B, C. सो नाउ सी A एंड B बोथ आर करेक्ट बट B इज मोर करेक्ट. तो अगर मैं बोलूँ A is correct, B is more correct because it is given in sequence. Now see HBS antigen, IgM, anti-HDV, anti-HCV, ये तो आपने सारे टेस्ट करा लिए, ये तो आप उसका बिल बना रहे हो, राइट? पहले B पॉजिटिव है, देन वी विल गो फॉर D, सो इट इज़ नॉट द आंसर. आपने anti-HAV A का कराया, सीधे IgM करा ली, बिना सरफेस एंटीजन के आपने IgM करा ली. अगेन दैट इज नॉट लॉजिकल. Now see both option A and B are correct. Now what is, but they are asking you in order. Order में आपको क्या कराना है? So again most infection are due to hepatitis A. Now why this order is not correct? Because यहाँ पे देखो surface antigen करा लिया, B का टेस्ट करा लिया, C का करा लिया. Where is the test for A? There is no A here. So it is not the answer. Simple. So ideal टेस्टिंग जो मैंने आपके सामने लिखी है दैट शुड बी दिस थिंग. अगर मैं बोलूँ सीक्वेंस में आइडल टेस्टिंग विल बी रूल आउट B and C, राइट? लेकिन अब यहाँ पर आपको A का टेस्ट नहीं कराया, सो दैट इज नॉट द आंसर. इज क्लियर? सो यू हैव टू चूज आंसर एज पर द ऑप्शन. सो दैट इज वाई आंसर इज B. अर्पित, मोनिका, आकिब, शिमू, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट ये मेडिसिन है सो इट माइट बी डिफिकल्ट. सिंपल. आगे चले. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन. 28-year-old female presented with recurrent optic neuritis of both eyes. Extensive transverse myelitis. I hope most of you have got the answer now. Visual acuity in the right eye 6/60, in the left eye 6/18. There is partial response to steroid. So when this type of question is coming to your brain, like optic neuritis, then two things will come in my brain. First is MS, multiple sclerosis. Second is neuromyelitis optica. Neurosyphilis. It can have myelitis-like feature, but again optic neuritis is unlikely. PCA stroke will have some neurological involvement, but again you will not see transverse myelitis, unlikely. This is SACD, इसको short में बोलते हैं SACD. So basically this will present with dementia. Visual acuity is not that affected, so answer will be neuromyelitis optica. And it is almost like MS. Here you will see anti-aquaporins 4 antibody, and you will see some partial response with steroid. डिफरेंसेस आप MRI कराओगे, MRI में MS में क्या आएगा? पैची डीमाइलिनेशन, वी कॉल दैट डॉसन फिंगर्स. हियर MRI इज इन मोस्ट केसेस विल बी नॉर्मल. यहाँ पर MRI नॉर्मल आएगा. सिंपल. अर्पित, मोनिका, एम आई ऑडिबल? सब कुछ आ रही है आवाज? कुछ आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे? ज़्यादा टफ हो गया क्या? ओके, आगे चलते हैं. 51-year-old मैन प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव डिमेंशिया मायोक्लोनस. डिमेंशिया हो रहा है, मायोक्लोनस एंड साइकेट्रिकल सिम्टम्स. स्पॉन्जियोसिस ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड. स्पॉन्जियोसिस ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ मिलती है? यू नीड टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी हियर. सो इट इज सीन इन CJD, Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt-Jakob disease is a prion disease. So below you know the diagnosis. So they are asking you what is the EEG finding. आपको EEG में क्या दिख रहा है? अब मुझे बताओ what EEG changes you will see in CJD. क्या मिलता है EEG में changes? क्या दिखता है बताओ? In CJD, in EEG you will see these waves. So बीच में जो sharp waves आ रही हैं, in between you can see these sharp waves are coming. So इनका नाम ही ऐसे ही पड़ा हुआ है. What we call them? We call them periodic sharp waves. Periodic sharp waves.
So just remember, these are periodic sharp waves and these are seen where? In a patient with CGD. So again, let me see hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy, you will see these waves, इनको हम बोलते हैं triphasic waves. Now see INICET पेपर में ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, it's a repeat question, EEG finding. Creuss-Jakob, I just told you, like periodic sharp wave. Generalized tonic-clonic seizure. So understand, in GTCS, what you will see like spike, different types of generalized spikes you can notice. So again, that is not classical, but यहाँ पर कुछ खास मिलता है आपको. ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था क्वेश्चन. You will see here periodic lateral epileptiform discharge. Periodic lateralized epileptiform discharge. So let us see what you can notice here. You can see this is like phase 1, phase 2, phase 3. So this is phase 1. Let me you can notice here, this is phase 1 जो नीचे जा रहा है. Then we have phase 2 and then what we have phase 3. So this pattern with a lag, एक lag आ रहा है साथ में. This pattern with a lag is what we call. So let me just show you here, phase 1, then we have phase 2 and phase 3. This is what we call this as, anyone? Triphasic wave. Triphasic wave, and it is seen in metabolic encephalopathy. Means या तो पेशेंट का लीवर खराब होने के बाद मीन्स हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और यूरेमिक एंसेफेलोपैथी, दोनों में क्या मिलेंगे आपको? ट्राइफेजिक वेव. Now, can you comment on this type of EEG? What you can see here? At the end, you can see this pattern. What we call this PLED, periodic lateralized epileptiform discharge, and this is something that we see in hepatic encephalopathy. Sorry, this is something which we see in a patient with herpes encephalitis. Herpes. Okay, what you can see here? इसमें क्या दिख रहा है आपको? What you can see here? You can see this is total like generalized discharge, right? This generalized discharge, what we see in a patient of GTCS, and here you can see this pattern, like sometimes you can see spikes, and this downward depression is dome. We call it spike and dome pattern. And spike and dome or spike wave pattern, this is something which we see in absence seizure or petit mal epilepsy, absence or petit mal. Okay, following statement are true regarding ATP7B gene mutation. So ATP7B gene mutation is Wilson disease. It is seen in all patients with neurological involvement. So Wilson disease का नाम क्या होता है? हेपाटोलेंटिकुलर. लेंटिकुलर का मतलब होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस. ये बच्चे गलत समझते हैं, लेंटिकुलर को आँख का लेंस समझ लेते हैं. It is not lens of eye, lenticular nucleus of brain. So patient will have neurological involvement. True. ATP7A होता है मेनके में, 7B नहीं होता. 7B is in Wilson. It resolves with desferrioxamine. Desferrioxamine is chelating agent for iron. So desferrioxamine हम देंगे हीमोक्रोमेटोसिस में. यहाँ पर तो क्या देना है? डी पेनिसिलामिन, जिंक, ट्रायंटीन, टेट्राथायोमोलिब्लेट. So C, this is desferrioxamine is treatment for hemochromatosis. Seen in all patient with hepatic involvement. No. हर पेशेंट के अंदर नहीं होता. KF ring is seen in superior and inferior pole of descent membrane. True. KF ring आपको superior और inferior pole में मिलती है और कहाँ मिलेगी वो? descent membrane में मिलेगी. Am I clear? So 1 and 5 are correct. So आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन B. Am I clear? हरिओम, मोनिका, आशीष, तुम्हारे मुझे मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है लाइव चैट में? तुम कुछ चैट कर ही नहीं रहे हो क्या? मैं फिर से रिफ्रेश करूं इसको? टफ लग रहा है क्या पेपर? सिंपल तो है. अब मेडिसिन है, थोड़े बहुत कुछ तो टफ आएंगे ना यार. राइट. ओके, अच्छा अभी मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मैसेज, तब से कुछ हैंग हो गया था ये. अरे इतने सारे बच्चे आंसर कर रहे थे, मुझे पता नहीं चला था. मुझे लगा सबको टफ लग रहा है पेपर. यस, क्वेश्चन आर बी ट्रिकी. ओके, आई एम सॉरी, मेरे को यहाँ हैंग हो गया था, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था. ओके, वेरी गुड. कम ऑन, मूविंग टू नेक्स्ट वन. अब करो आंसर. A 25-year-old female came to medicine OPD, young female with recurrent oral and genital ulcer.
She said that few days back she had iridocyclitis which extended very quickly to another eye. एक आंख से दूसरी आंख में चली गई. She was complaining of pain in joint. What is the most likely diagnosis? तो पहले मुझे डायग्नोस बताओ. अर्पित, मोनिका, टेल मी द डायग्नोसिस. व्हाट डू यू थिंक? क्या है ये? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इट कैन बी? व्हाट डू यू थिंक इट कैन बी? क्या हो सकता है? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. यस, इट इज़ बेसेड डिसीज. सो यू कैन सी पेशेंट को क्या हो रहा है. फर्स्ट थिंग इज रिकरेंट ओरल अल्सर्स, राइट. सो पेशेंट को रिकरेंट ओरल अल्सर्स हो रहे हैं. कैसे, क्या बोलते हैं उनको? एप्थस अल्सर्स. व्हाट एल्स? रिकरेंट ओरल अल्सर्स. दिस इज मस्ट टू मेक अ डायग्नोसिस. इसके अलावा एनी टू फ्रॉम दिस लिस्ट जो मैं अब लिख रहा हूँ 2, 3, 4, इसमें से कोई 2 होने चाहिए. क्या क्या? सो दिस ओरल अल्सर इज मस्ट, तो इसको तो ऊपर लिख दिया हमने. रिकरेंट जेनाइटल अल्सर्स, राइट. देन यू कैन सी लाइक आई इन्वॉल्वमेंट. एम आई क्लियर? और आई इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होगी देन यू कैन सी सम स्किन चेंजेस and a positive pathology test. So recurrent oral ulcers plus 2, 3, 4 में से कोई 2. Clear? In this case, how we make a diagnosis? We call this Behcet syndrome. Behcet syndrome का दूसरा नाम क्या होता है? Silk Road or Silk Road disease. Simple. So Silk Road disease is also another name of Behcet syndrome. ये मैंने आई थिंक क्लास में बताया था और नोट्स में भी लिखा था. हमने बस सिल्क रूट लिख लिया था, यहाँ पर सिल्क रोड दे दिया. सो आंसर इज सिंपल, इट्स बेसेड डिसीज. सिंपल. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन. बताओ, ये तो इजी है. व्हाट यू कैन सी इन दिस ईसीजी. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन. 45-year-old मेल हु वाज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है ड्यू टू ब्रेडिकार्डिया हो रहा है. ऑन एग्जामिनेशन ही वाज इन अ स्टेट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. सो डीके का पेशेंट है. अब देखो, whenever I see this question I can say like DK के पेशेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट abnormality which we see in DK is generally related to potassium. हमारा सो DK का पेशेंट के अंदर क्या होगा? या तो आप KCl ज़्यादा दे रहे हो, उसको ट्रीटमेंट में कई बार हाइपरकैलेमिया हो जाता है, समटाइम पेशेंट का हाइपोकैलेमिया. सो DK पेशेंट कैन विल डेवलप इलेक्ट्रोलाइट abnormality related to potassium mostly. Sometimes they can also develop abnormality related to sodium. कैल्शियम अनलाइकली होता है, तो कैल्शियम तो मैं हटा ही देता हूँ मैं. और कैल्शियम, रिमेंबर, कैल्शियम विल हैव सम चेंजेस इन द QT. क्लियर? सो नाउ आंसर इज आइदर हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया. सो व्हाट यू कैन सी इन दिस ECG. ECG में आपको क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन सी? यू कैन सी अ ब्रॉड QRS, राइट. ब्रॉड QRS, राइट. व्हाट एल्स? और कुछ दिख रहा है? कम ऑन, बताओ. P वेव थोड़ी सी गायब दिख रही है. सो नो P वेव. You can see a broad QRS. So I can assume like this patient potassium will be above 8. 8 से ऊपर है. And after like few I can say hours, after few hours or few minutes, he will have this type of pattern. इस pattern को बोलते हैं sine wave pattern. और अगर आपने ECG इससे पहले कराया होगा, then you can see ST elevation with tall T wave. So these are the changes. हाइपरकैलेमिया में क्या मिलेगा आपको? ST elevation, tall T waves, absent P wave और P wave start disappearing. Then we can see broad QRS and ultimately we can see sine wave pattern और ultimately पेशेंट को क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक अरेस्ट. तो आंसर क्या होगा? हाइपरकैलेमिया. सिंपल. ओके, हाइपरकैलेमिया. एंड रिमेंबर कैल्शियम, इफ यू वांट टू रिमेंबर, कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू QT. सो अगर हाइपरकैल्सीमिया होगा तो QT शॉर्टनिंग, हाइपोकैल्सीमिया QT प्रोलॉन्गेशन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट बताओ. 19-year-old मेल विथ नो मेडिकल हिस्ट्री, कोई पास हिस्ट्री नहीं है. वॉज बॉट टू इमरजेंसी विथ ओलिगोरिया. ओलिगोरिया कब बोलते हैं? व्हेन यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml. फटीग, एडिमा इन लोअर लिम्ब. क्रेटिनिन लेवल्स ऑफ 11.2 बढ़ गई. क्रेटिनिन मीन्स I can say patient is having some disease. Patient को कुछ disease है and with that disease he is developing AKI. So just I can say
ही इज हैविंग अ क्वेश्चन मार्क डिजीज। तो मैं अपने मन में डायग्नोस बना रहा हूँ, सेम थिंग यू हैव टू डू, एंड पेशेंट डेवलपिंग एक ही आई विच शोज पेशेंट वॉज एन एक्यूट रेनल फेलियर। एक आई को क्या बोलते हैं, ARF। देखो अब आगे दे भी दिया, बट लेकिन आपको सोचते चलना है, कई बार MCQ में नहीं दिया होगा तो क्या करोगे आप। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ऑन चेस्ट एक्सरे देर आर कॉन्सोलिडेशन, मीन्स कॉन्सोलिडेशन था एक्सरे में, प्लस यू कैन सी diffuse infiltrate, diffuse infiltrate. So these are the hints. Means I can say there is a disease which was affecting lung, that disease now transform into kidney disease. So उसको हम बोलते हैं pulmonary renal syndrome. PSGN में लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और ये अपने आप ठीक हो जाती है। IG नेफ्रोपैथी, अगेन हियर यू विल सी हेमाचूरिया होगा, लेकिन अगेन लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, वैगनस और गुड पास्चर, B और C, दोनों में होता है। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आकिब, मोनिका, शिमू, अर्पित, आशीष, मैंने बताया था क्लास में हाउ यू विल डिफरेंशिएट। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, गुड पास्चर और वैगनर्स को। गुड पास्चर, वैगनस, बोथ विल हैव pulmonary renal involvement. So in good pasture syndrome you will see lower respiratory tract, means bronchioles, terminal bronchioles, ये सब involve होगा। In vagus you will see upper respiratory tract and lower respiratory tract दोनों involve होंगे, means nose, sinus, ये किस में involve होंगे, vagus में। Then both will have kidney involvement। अब आपको देखना है, now you need to see क्वेश्चन में nose, sinus का involvement है कहीं पर। मोनिका देखो एक बार, नोज साइनस का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, कैन यू सी एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोज और साइनस। यस आशीष, वेरी गुड। वैगनर में कैविटेशन होंगे, लेकिन यहां पर क्या दिया है, कॉन्सोलिडेशन, डिफ्यूज इनफिल्ट्रेट। अगर देखो कैविटेशन भी आप नहीं देख रहे हो, यहाँ यू कैन सी देयर इज नो साइंस, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं है साइनोसाइटिस और नेजल पॉलिप और रिनाइटिस और राइनोरिया और नोज ब्लीडिंग और सैडल नोज, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मीन्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज स्पेयर्ड, दिस इज व्हाई वैगनर्स इज नॉट द आंसर। सो आंसर क्या होगा इसका, गुड पास्चर सिंड्रोम। क्लियर, समझ आ गया, एम आई क्लियर गाइस? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are true about RTA type 2. RTA is renal tubular acidosis type 2. So let us see this option one by one. RTA type 2, is it a PCT defect? This is correct or not? PCT का defect होता है तो correct. So let me write it right here, T4 true. So ये तो correct है। नेफ्रोकैल्सिनोसिस स्टोन फॉर्मेशन RTA टाइप 2 में नहीं होता, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। RTA रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एसिड बन रहा है तो आप सोडा बाइकार्ब दोगे, तो ये भी सही बात है, देंगे। अब या तो PCT का डिफेक्ट होगा या DCT का डिफेक्ट होगा, तो DCT का डिफेक्ट तो ही नहीं है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो 1 2 3 दीज आर करेक्ट, सो आंसर विल बी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। Okay, so just I'm trying to summarize this. We can have type 1, type 2, type 4. Type 4, तो आंसर क्या होगा इसका, 1 2 3। क्लियर, आंसर विल बी बी। ओके, अब इसको देखो, टाइप 4 को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिक टाइप, एंड टाइप 1 एंड 2 दीज आर कॉल्ड हाइपोकैलेमिक टाइप। टाइप 2 में आपको PCT का डिफेक्ट दिखेगा, टाइप 1 में DCT का डिफेक्ट, राइट। Then I try to understand this stone formation. Stone formation, you will see stone formation only in type 1. अब सोडा बाइकार्ब आपको सब में देना है। सोडा बाइकार्ब के साथ अगर आप थायजाइड दोगे, दैट इज गिवन इन टाइप 2। हियर यू कैन सी ऑलरेडी पेशेंट हैविंग लेस पोटेशियम, तो आपको क्या देना है, पोटेशियम रिच डाइट, तो यहाँ पर पोटेशियम नहीं देना है। इनफैक्ट यू हैव टू यूज I can say diuretics to get rid of this excess potassium, because potassium पहले से बढ़ा हुआ है। So ये RTA से क्वेश्चन बार बार आता है, so this is something you have to remember, different types of RTA. Clear? Okay, moving to next one. Which of the following condition will not give a negative methacholine test? Okay, first try to understand this thing. What is this methacholine? So आजकल इस टेस्ट को हम करते नहीं है, पहले करते थे। So basically it is like a provocative test, so where we can see
we can diagnose asthma by seeing the value of FEV1 and by seeing the bronchospasm which can occur due to this. So sometime if any patient who is taking steroid or any patient who is taking I can say LABA long acting, so आजकल तो V LABA भी आ गए, very long acting beta agonist like indacaterol, oladaterol, these are V LABA. LABA आपका क्या था, salmeterol. Or a patient taking leukotrienes inhibitor. Leukotrienes inhibitor means it could be montelukast, zafirlukast, right? Or LOX inhibitor. LOX inhibitor means 5-LOX inhibitor, that is your Xylitol. So अगर पेशेंट स्टीरॉयड पे है लंबे समय से, whether they are IV और oral steroid, किसी भी तरीके के स्टीरॉयड और inhaled corticosteroid, लाबा वी लाबा ले रहा है, ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर उसको चल रहा है, मोन्टेलुकास चल रहा है, in that case you will notice like they can give a negative methacholine test, which क्वेश्चन आपसे पूछा which of the following will not give. So short acting जो बीटा एगोनिस्ट होते हैं उनका एक्शन थोड़े टाइम का होता है, that's a very brief action. So here you will not see negative result. Clear? So answer will be A. दीक्षा, any doubt? Hyperkalemia? Yes. So answer क्या होगा इसमें? A. मास सेल स्टेबलाइजर, अब वन मोर, मास सेल स्टेबलाइजर को हम आजकल यूज नहीं करते, लाइक निडोक्रोमिल, sodium chromoglycate. So these are also drugs. So one more thing I can add, patient on mast cell stabilizer. They will also give negative methacholine test. Clear? Okay, moving to next one. Following monoclonal antibody act against IL-5. So इसको हम देखो, इसको फार्माकोलॉजी से डिकोड करते हैं इस क्वेश्चन को. So if you see refractory asthma में क्या देते हैं, omalizumab. So omalizumab mechanism of action will be anti, yes, very good, IgE, antibodies against IgE. Mepolizumab, racilizumab, these are basically against anti-interleukin 5. Dupilumab is anti-interleukin 4. अब बच्चा तेज़ेपेलुमाब, इसको समझो एक बार. This is a new drug and this is expected question, right? So remember, this is like basically an antibody which is targeting a particular cytokine. So this is, understand, it is called anti-thymic stromal lymphopoietin. इसके अगेंस्ट में बेसिकली व्हाट इट इज अ साइटोकाइन. इस साइटोकाइन के अगेंस्ट में देयर आर सम रिसर्चेस एंड दिस ड्रग इज नाउ WHO अप्रूव्ड. लाइक अस्थमा इन रिफ्रैक्टरी केसेस, कई बार पेशेंट का इंटरल्यूकिन्स आप देखोगे IG दे आर नॉर्मल, स्टिल दे डेवलप अस्थमा अटैक. सो दैट इज बिकॉज इन देयर बॉडी देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ दिस thymic stromal lymphopoietin. So you have to inhibit this cytokine. So that drug is tezepelumab. So अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दे आर आस्किंग यू एंटी IL-5. So answer will be 2 and 3. 2 and 3 कहाँ दिया है? B. Clear? Is clear? Simple है. So these are all antibodies which we use to treat asthma. सब किसके लिए? अस्थमा के लिए. Okay, moving to next question. मेरे पास 17 क्वेश्चन है. जरा अब मुझे बताओ आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन था 17th पे. I think this was in your question. This was, यही था. आकिब, आशीष, एक बार बता दो मुझे. दिस वॉज द क्वेश्चन. आशीष, आकिब, अर्पित, मोनिका, ट्राई टू आंसर. आई नो सम ऑफ यू, तुमने खाना भी नहीं खाया है फिर भी अभी पढ़ रहे हो इतना. दैट इज समथिंग विच इज नीडेड फॉर अ सोसाइटी. यही तो बाकियों से अलग बनाएगा तुम्हें. एंड बी डिफरेंट टू मेक द डिफरेंस. फिर हैंग हो गया क्या ये? ओके, तो बताओ मुझे. दिस वॉज अ क्वेश्चन. 15-year-old white female present to OPD with complaint of numbness in both legs which started 1 day ago, right? She has recently recovered from URI. URI means upper respiratory infection about 10 days ago, 10 दिन पहले. Additionally, she also complained of mild weakness in her proximal muscles.
what is true about her condition. अब अगर आपने diagnose बना लिया, yes आशीष very good, if you make a diagnosis it is clear. So it's a case of GBS. So basically patient को क्या है ये, you can see GBS में क्या होता है, या तो patient को gastroenteritis की हिस्ट्री होगी या कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, उससे 1-2 हफ्ते बाद क्या होगा, मायोपैथी, मसल वीकनेस, राइट. So that is simple telling you like patient is developing ascending muscle weakness that is preceded after upper respiratory tract infection और gastroenteritis. So या तो patient को कैम्पेलोबैक्टर का इन्फेक्शन है और GBS के वेरिएंट होते हैं. So we have acute variant and we have chronic variant. So अब आप देख रहे हो like it is coming in less than 8 weeks. So 2 हफ्ते 10 दिन की बात है. So that is acute. अगर something which is occurring less than 8 weeks, so acute में फॉर्म क्या होते हैं, AIDP. Then we have acute motor axonal neuropathy, मेरे नाम से ये. Then we have acute motor sensory axonal neuropathy, and what we have Miller-Fisher syndrome. Miller-Fisher syndrome. So these are 4 variant in acute. Chronic में एक ही variant आपको याद करना है, that is called CIDP. So basically ये GBS का केस है, simple. अब let's see the option. Now understand, अगर acute case है, in acute cases what is the treatment? In acute cases what you will give? आपको पेशेंट को एडमिट करना है, आपको पेशेंट को IVIG देनी है और आपको प्लाज्मा एक्सचेंज, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग प्लेक्स. इन क्रोनिक केस व्हाट वी हैव टू गिव, क्रोनिक में आपको पेशेंट को स्टीरॉइड देना है बिकॉज एक्यूट इज लाइफ थ्रेटनिंग. तो लेट अस सी द ऑप्शन वन बाय वन. इट इज ओनली वायरल इन ओरिजिन, नो इट कैन बी बैक्टीरियल. कैम्पेलोबैक्टर तो बैक्टीरिया होता है ना, am I right? देखो डी ऑप्शन इसलिए गलत लग रहा है, क्यों, बिकॉज मोस्ट कॉमन कॉज of GBS in United States it is Campylobacter jejuni. Even in India it is mainly after bacterial infection like Salmonella, Shigella. So only viral तो नहीं होता. और she should be sent home and advised to rest and drink plenty of fluid. आप उसको घर तो नहीं भेजोगे, अब उसको मायोपैथी हो रही है, right? Consist of symptom which wax and wane over time. CIDP होता तो ये आंसर हो सकता because CIDP is chronic. But again a total waxing waning is not seen. It involves degeneration of anterior hornsel, no. So it requires treatment with IVIG and plasmapheresis. So answer will be A. Very good, Akib. So this is about the last question. I hope you enjoyed this. So थोड़े से tricky होते हैं question, but again this is like to refresh your knowledge. So I hope now you can take a break, have a cup of tea, and those who want to sleep, those now they can sleep. And remember, just ऐसे ही पढ़ते रहना है बस कुछ दिन और. Right, and remember, difficult roads often lead to beautiful destinations. So with this we'll conclude. Thank you so much. Keep working hard. Bye bye.